हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1 का जो आपका पहला अध्याय है, इस जल प्रलय में। तो विद्यार्थियों, यह पाठ लिखा गया है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा। तो इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी। तो विद्यार्थियों, पाठ को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा इस पाठ से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह जो पाठ है इस जल प्रलय में, यह एक रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। तो कौन सी शैली में लिखा गया है? रिपोर्टाज। तो विद्यार्थियों, रिपोर्टाज क्या होता है? देखिए, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा आ रहा होगा कि यह रिपोर्ट शब्द से ही मिलता जुलता है। तो वैसे ही होता है जैसे रिपोर्ट होती है। आपने देखा होगा जो रिपोर्टर होते हैं, टीवी पे भी देखे होंगे, आपने अखबार में भी देखे होंगे, तो रिपोर्ट देते हैं, जैसी घटना होती है उसे हूबहू वो दे देते हैं। लेकिन जो रिपोर्टाज होता वह भी, देखिए, यह पत्रकारिता के क्षेत्र की शैली है। जो पत्रकारिता होती है आपकी, उसी की एक शैली है, जो मीडिया की एक शैली है। लेकिन इसमें यथार्थ घटनाओं को संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसमें साहित्यिक शैली में इसे प्रस्तुत किया जाता है। होती रिपोर्ट ही है, लेकिन उसे साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। किसके साथ? संवेदनाओं के साथ। लेकिन पत्रकारिता में आप देखते हैं कि जैसी घटना होती है उसे वैसे ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। लेकिन रिपोर्टाज में क्या होता है? साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं। तो जो देखिए, ये रेणु जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी, इन्होंने ऋणजल धनजल नाम से भी क्या लिखे हैं? रिपोर्टाज लिखे हैं। प्रस्तुत पाठ में, और ये जो प्रस्तुत पाठ है आपका इस जल प्रलय में, यह भी इसी से लिया गया है। तो विद्यार्थियों, प्रस्तुत पाठ में 1975 में 1975 में पटना, जो कि आपकी कहाँ पे है? बिहार की राजधानी है पटना, वहां पर की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है। तो वहां पर बाढ़ आई थी, बहुत ही खतरनाक बाढ़ आई थी। तो उसका क्या है? बहुत ही रोमांचक वर्णन किया है यहाँ पर लेखक ने, जिसके फणीश्वरनाथ रेणु जी स्वयं भुक्तभोगी थे। और देखिए, यहाँ पर जो लेखक थे फणीश्वरनाथ रेणु जी, उन्होंने खुद इस बाढ़ को अनुभव किया, क्योंकि वे भी वहां पर फंसे हुए थे। तो आज हम इसी घटना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय इस जल प्रलय में। तो विद्यार्थियों, लेखक बाढ़ से संबंधित अपने एक अनुभव के आधार पर इस जल प्रलय में इस लेख को लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेखक हमें बताते हैं कि जब कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो आसपास के अधिकतर लोग लेखक के गांव के इलाके में शरण लेते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब उनके क्षेत्रों के आसपास, पटना के आसपास बाढ़ आ जाती है, ये नदियों के नाम हैं कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, तो क्या होता है? देखिए, वहां पर जो लोग हैं अधिकतर कहाँ आ जाते हैं? जो लेखक का ग्राम इलाका है, लेखक का इलाका है, तो वहां पर सब शरण लेने के लिए आ जाते हैं। और वहां पर हर जगह क्या दिखाई देते हैं? गाय, भैंस, बकरियां और मनुष्य, उनके झुंड के झुंड दिखाई देते हैं, जो कि इस बाढ़ से बचाव के लिए शरण ढूंढते हैं, कहीं पे उन्हें शरण मिल जाए और वो अपनी जान बचा सके इस बाढ़ से। तो ऐसे वहां पर झुंड के झुंड देखे जा सकते हैं, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर ये बाढ़ कितनी भयानक रूप से आई हुई है। तो लेखक का जन्म हुआ पर्ती क्षेत्र में हुआ था। इस कारण क्या हुआ? लेखक तैरना न सीख सका। तो वहां पर कोई ज्यादा ऐसा स्थानीय सुविधाएं नहीं थी कि वो तैरना सीखते, और भूमि भी ऐसी नहीं थी कि वहां पर कोई ऐसे जलाशय हो जहां पर वो तैरना सीखें, तो वे तैरना न सीख सके। लेकिन देखिए, तैरना तो वो नहीं सीख सके, लेकिन जब वो 10 साल के थे, लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, तो 10 साल की उम्र से ही वह कभी बॉय स्काउट, कभी स्वयंसेवक और कभी राजनीतिक कार्यकर्ता या रिलीफ वर्कर, तो इनकी हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करते रहे थे। तो वहां पर वो क्या करते थे?
ये रिलीफ वर्क, रेस्क्यू वर्क जो होता है, रिलीफ वर्क वो किया करते थे। तो यानी उन्हें बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करने का काफी अच्छा अनुभव बचपन से ही था, जब वो 10 वर्ष की उम्र के थे। इसके अलावा लेखक ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में स्वयंसेवक बनकर और कई जो राजनीतिक दल होते हैं उनके साथ तो मिलकर वहाँ पर जो एक बचाव कार्य होता है उसमें तो कार्य किया ही था, साथ ही उसने इस पर लेखन कार्य भी किया था। लेखक हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर पुरस्कृत हो चुका था, यानी उसे पुरस्कार मिला था। देखिए जब हाई स्कूल में था तो बाढ़ पर उसने क्या लिखा था, लेख लिखा था, तो उसमें क्या मिला, उसे पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त जो लेखक थे फणीश्वरनाथ रेणु जी, उन्होंने जय गंगा 1947, डायनोकोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि रिपोर्टाज भी लिख चुके थे। तो ये जो लेखक थे, इन रिपोर्टाजों के माध्यम से भी इन्होंने बाढ़ की विभीषिका का बहुत ही सजीव वर्णन किया था। तो ये भी इनके क्या थे, रिपोर्टाज थे, जो कि आपका इस जल प्रलय में भी है। तो विद्यार्थियों, हालांकि लेखक ने बाढ़ पर काफी लेख लिखे, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, लेकिन गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरना बहना भोगने का अनुभव पटना शहर की बाढ़ में हुआ, जो कब आई 1967 में। देखिए 1967 में बाढ़ आई थी, तो उसमें क्या हुआ, लेखक को पहली बार, अभी तक तो उसने बचाव कार्य किया लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया था कि वो बाढ़ में घिरा हो, बाढ़ में बहा हो, या उसने बाढ़ को खुद महसूस किया हो। तो यहाँ पर उसने पहली बार महसूस किया जब पटना शहर में बाढ़ आई। तो उसके बाद देखिए, जब एक बार इंसान किसी मुसीबत में फंसता है तो वो फिर सावधानी सीख जाता है वहाँ से कि उसे क्या आने वाले समय में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो देखिए उसके बाद जब बाढ़ आई अगली बार, इस बार, तो इस बार जब पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी से भर गया, तैरता पानी भर गया वहां पर, तो लेखक घर में ईंधन यानी कि फ्यूल जो होता है, जैसे कैरोसिन ऑयल, जिससे वो बाढ़ के दौरान, क्योंकि खाना भी बनाना जरूरी है तो वो बना सके, आलू खाने के लिए, मोमबत्ती, दिया सलाई, मैच बॉक्स, पीने का पानी भी जरूरी चाहिए, और कंपोस्ट की गोलियां, यानी कि अगर कभी बीमारी आ जाए तो वो गोलियां खा सके, लेकर तैयार बैठ गए। तो देखिए बाढ़ के दौरान उन्हें पता था बाढ़ आ गई है और हो सकता है कि उन्हें बाढ़ के कारण कुछ जो बेसिक चीजें होती है वो न मिल पाए, तो उन्होंने पहले से ही इन सब का इंतजाम कर लिया। जैसे पीने का पानी, अब आप सोचोगे बाढ़ का पानी है तो पानी ही पानी है, तो देखिए जब बाढ़ का पानी आता है वो बहुत गंदा होता है, पीने लायक नहीं होता है, और सारा जितने भी वहाँ स्रोत होते हैं पानी के वो भी गंदे, यानी कि उनमें गंदा पानी मिल जाता है, मटमैला पानी, जिसे पिया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने पीने का पानी भी अपने साथ रख लिया ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सके, और दिया सलाई भी रख ली ताकि रात के समय वे उजाले के लिए प्रयोग कर सकें। तो इस तरह देखिए एक बार अनुभव लेने के बाद उन्होंने पहले से ही ये सारी चीजों का इंतजाम करके रख लिया ताकि बाढ़ आने पर वो अपनी सुरक्षा कर सके। तो विद्यार्थियों, जब यह बाढ़ आई तो उस जमाने में, जबकि बात ये हमें लेखक बताते हैं, तो उसमें टीवी तो नहीं होते थे, अधिकतर जो खबरें होती थी वो सुनी जाती थी रेडियो से। तो अब लेखक थे, रेडियो सुन रहे थे, पल पल की वो जानकारी ले रहे थे कि बाढ़ कहाँ तक पहुंच चुकी है, कहाँ का नुकसान पहुंचा चुकी है। तो सुबह जब उन्होंने रेडियो में खबर सुनी तो उन्हें पता चला कि जो वहाँ का राजभवन है और जो मुख्यमंत्री निवास है वह भी क्या हो चुके हैं, जल प्लावित हो चुके हैं, यानी कि ये भी बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। दिन तक उन्हें खबर मिली कि गोलघर भी डूब गया है, इसमें भी क्या है, पानी भराया है। तो विद्यार्थियों, इस तरह आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे वहाँ के जितने भी इमारतें थी सब धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। इसके बाद क्या हुआ, शाम को लेखक ने सोचा कि थोड़ा कॉफी हाउस तक जाकर पूरी जानकारी ली जाए, जो कि पास ही था कॉफी हाउस। तो रिक्शा वाला हंसा, उसने कहा कि वो भी क्या हो गया होगा, डूब गया होगा पानी में। तो जो लेखक हैं यहाँ पर, उनके साथ कौन थे यहाँ पर, नई कविता के विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि भी उनके मित्र थे। जो
लेखक की गद्यमय बातों से भी बोर नहीं होते थे, यानी कि लेखक की बातें भी पूरे ही रोचक ढंग से वो सुना करते थे। तो बहुत अच्छा साथ था लेखक और उनके जो ये कवि मित्र थे। हालांकि लेखक तो गद्य शैली में लिखते थे, लेकिन इनके साथ कौन थे, इनके कवि मित्र भी थे। तो यहाँ पर वो जाना चाहते थे कॉफी हाउस, लेकिन जो रिक्शा वाला था उसने कहा, हंसते हुए कहा कि वो भी शायद पानी में प्लावित हो गया होगा या डूब गया होगा। लेखक और उनके जो कवि मित्र थे उन्हें बता चुके थे कि कॉफी हाउस बंद हो चुका होगा, लेकिन फिर भी वे नहीं माने और चले गए वो कि खबर लेने के लिए कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँच गया है। तो जब वो जा रहे थे रिक्शे में, लेखक और उनके कवि मित्र, तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा, मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और कई लोग पैदल भी बाढ़ का पानी देखने जा रहे थे। तो सभी लोग वहां क्या देखने जा रहे थे, बाढ़ का पानी कि कहां तक आ चुका है। और कुछ लोग वापस लौट रहे थे और कुछ लोग बाढ़ का पानी देखकर वापस घर को लौट रहे थे। तो सभी लोगों के, वहां पे जितने भी लोग थे, सभी लोगों के मन में केवल एक ही बात थी, पानी कहां तक आ गया है। क्योंकि देखिए सब लोग देखना चाहते थे और उनके मन में यही सवाल था, पानी कहां तक आ गया है। जब लेखक और उनके मित्र कॉफी हाउस पहुंचे, वह बंद हो चुका था। हालांकि रिक्शा वाले ने पहले बताया था, लेकिन वे चले गए तो बंद हो चुका था। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे जाने के हुए, वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर फेन उगलता हुआ, यानी जैसे झाग होता है वैसे मटमैला पानी यहाँ से ऐसे आ रहा था, वही बाढ़ का पानी। तो इस बाढ़ के पानी को देखकर, भयानक पानी को देखकर, भयानक दृश्य देखकर जो लेखक थे वे अपने कवि मित्र से क्या बोले, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वह आ रहा है, ये देखिए यह आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। तो विद्यार्थी यहाँ पर जो लेखक हैं वो इस बाढ़ के बढ़ते हुए पानी को क्या कहते हैं, मृत्यु का तरल दूत। क्या कहते हैं, मृत्यु का तरल दूत। यानी कि मृत्यु का तरल दूत, तरल होता है लिक्विड, द्रव्य। इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह जो पानी है बाढ़ का, यह लोगों को मार रहा है, यह उनके घरों को अपने डुबा रहा है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, बाढ़ के बढ़ते हुए पानी को मृत्यु का तरल दूत। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। लेखक और उनके मित्र थे जो रिक्शे पर कॉफी हाउस की ओर जा रहे थे। तो कॉफी हाउस तो बंद हो चुका था, वो आगे जाना चाहते थे। तो तभी देखिए उनके सामने से एक आदमी आया, उसने कहा, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। तो विद्यार्थियों में जो करंट है, यानी कि जो पानी की धारा है वो बहुत तेज है, तो इसीलिए ये जो आदमी है इनसे कहता है कि रुक जाओ, आगे पानी की धार बहुत तेज है और उसमें बह सकते हैं, इसलिए आगे मत जाओ। तो वह क्या करता है, इन्हें सावधान करता है आगे जाने के लिए। तो इसके बाद जो लेखक और उनके मित्र थे वे अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से होते हुए गांधी मैदान की ओर जाने लगे। तो वहीं से थोड़ी दूरी पर क्या था, गांधी मैदान, एक फील्ड था बहुत बड़ा वहां पर। तो रास्ते में उन्होंने देखा, जब ये जा रहे थे अप्सरा सिनेमा हॉल से गुजरते हुए, तो वहां पर देखा कि वहां पर जो पैलेस होटल था और जो इंडियन एयरलाइंस का यहाँ पर ऑफिस था, जो इनका ऑफिस था यहाँ पर इंडियन एयरलाइन का, तो उसके सामने भी क्या बन गया था, यहाँ पर पूरा का पूरा पानी भर चुका था। हर तरफ पानी ही पानी यहाँ पर भरा हुआ था इनके सामने, क्योंकि बाढ़ आई हुई थी। तो जब गांधी मैदान के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर भी हजारों लोग खड़े हैं, और किसे, रेलिंग को पकड़ के। यहाँ पे उन्होंने रेलिंग पकड़ी है, तो ये रेलिंग को पकड़ के वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ खड़ी थी। तो उन्हें देखकर जो लेखक है वो कहता है कि ऐसी भीड़ तो दशहरे के दिन भी होती है, जब वहां पे दशहरे का मेला लगता है, रावण पुतला दहन किया जाता है, तो उस समय भी वहां पर ऐसी भीड़ लगती है। तो लेखक कहता है कि इतनी भी अधिक वहां पर ये भीड़ थी लोगों की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बाढ़ उस समय कितना भयानक रूप ले चुकी थी, जो कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे, एक जगह इकट्ठा थे और बाढ़ को देख रहे थे वो। और साथ ही यहाँ पर जो विज्ञापन लगे हुए थे, जैसे जो लगे रहते हैं रोड के दोनों ओर, जिसमें विज्ञापन होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, तो इनकी जब ये जो थी परछाई, इनकी जो शैडो होती है, हरी लाल
तो जब ये बहते हुए पानी में पड़ रही थी, इनकी जो परछाई थी, छाया थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सांप हो। क्या हो? ये सांप की तरह दिखाई दे रहे थे इस बहते हुए पानी में। जो ये लहरें थी पानी की, वो कैसे दिखाई दे रहे थे? विज्ञापनों की जो छाया थी, ये सांपों की तरह ऐसा लग रहा था, रेंग रहे हैं सांप। तो ऐसा जो है ये लेखक कल्पना यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि वहां पर जितनी भी हरियाली थी, देखिए जितने भी पेड़ थे वहां पर, वो भी सभी क्या हो गए? जलमग्न हो गए, सब पानी के नीचे डूब गए थे यहाँ पर। तो विद्यार्थी समझ सकते हैं कि बाढ़ यहाँ पर कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। तो विद्यार्थियों इसके बाद लेखक और आगे बढ़े थोड़ा सा। तो जब ये रिक्शे में जा रहे थे तो आते जाते लोगों को ये देख रहे थे, तो उन्हीं में से तभी देखा उन्होंने यहाँ पर एक जो ग्रामीण था, तो वो क्या कह रहा था यहाँ पर रास्ते में कि जब दानपुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। तो विद्यार्थियों इस हिसाब से ये जो व्यक्ति है यह कह रहा था कि जब दानपुर जो कि उत्तरी बिहार का इलाका है, जब वहां पर बाढ़ आई थी तो पटनिया यानी कि जो पटना के लोग हैं उन्होंने उलटकर भी नहीं देखा, यानी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब बूझो, अब जब पटना में बाढ़ आ गई है तो अब आप खुद ही निकलो इससे। तो इस हिसाब से वो यहाँ पर क्या है, व्यंग्य टाइप का कस रहा है। तो जो लेखक है यहाँ पर अपने कवि मित्र से कहते हैं कि यही क्या है, आम जो लोग हैं यहाँ के, जो भारत के आम लोग हैं, और ऐसे लोग क्या होते हैं, हमारी कविताओं के भी पात्र बनते हैं। तो इस तरह से वो विचार विमर्श कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों अब देखिए, अब शाम के 7:30 बज गए हैं और वहां के ज्यादातर लोग, वहां पर एक पान की दुकान है, पान वाले की दुकान है, तो पान वाले की दुकान के वहां पर एक रेडियो लगा हुआ है। तो उस रेडियो में ये लोग यहाँ पर बाढ़ से संबंधित खबरें सुनने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये जो पटना आकाशवाणी से जो खबरें चलती हैं उसमें ये बाढ़ से संबंधित खबरें सुनाई देती थी। तो सभी उत्सुक थे वहां पर कि बाढ़ का पानी कहां पर तक पहुंच चुका है। तो विद्यार्थियों ये था इस जल प्रलय का पहला भाग। नेक्स्ट वीडियो में आप इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना ये समझ में आ गया होगा।